हेलो, माय नेम इज प्रभव एंड आई वेलकम यू ऑल टू इन्फिनिटी एकेडमी। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा सर्वेइंग। ठीक है, तो अगर हम सर्वेइंग की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपका स्टेट ए या जेई का एग्जामिनेशन है और उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सर्वेइंग आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं और काफ़ी आसानी से आप उन क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। सर्वेइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप काफ़ी थोड़ा पढ़कर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि अगर हम वेटेज की बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट किसी भी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो सर्वेइंग का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। और लेकिन अगर हम सब सिलेबस की बात करें, जैसे आपका सोम हो गया, स्टील हो गया या आपका स्ट्रक्चर्स हो गए, उनका सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें से मार्क्स सेम आते हैं जितने आपके सर्वे से आते हैं। ठीक है, तो आपका वेटेज ऑलमोस्ट सेम है, जितने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं सबके साथ जो सर्वेइंग है उसका वेटेज सेम है, पर इसको आप काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी कवर कर सकते हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इन लेक्चर्स को देखने के बाद अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को बना पाएंगे जो भी क्वेश्चन उस एग्जामिनेशन में फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, तो सर्विंग हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होगा, सारे जितने पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं सारे कवर होंगे। और आप खुद जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा कि आपसे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो, अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने यहाँ पे जो नोट्स यहाँ पे लेकर आया हूँ, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं और मैंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि जो भी कंटेंट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो काफ़ी सेलेक्टिव है। कोई भी इसमें एडिशनल ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम सर्वे कम कवर कर रहे हैं तो सिर्फ हम एग्जामिनेशन के लिए ही कवर कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे एम PhD करने का नहीं है। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे कवर होंगे और जितनी भी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सारी कवर होंगी। इसलिए मैंने ये जो नोट्स हैं वो खुद हैंड रिटन बनाए हैं, अलग अलग बुक से जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट था आसान से आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सको। ठीक है, अगर मैं सर्वेइंग की बात करूं तो बेसिकली इसमें टोटल 12 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ये 12 यूनिट्स हैं जो सर्वे को हमको ये 12 यूनिट्स हैं जो पढ़नी होती हैं। इसके अलावा 1-2 यूनिट्स और होती हैं, जैसे कि फील्ड एस्ट्रोनॉमी हो गई, रिमोट सेंसिंग हो गई, वो सारी चीजें आपके एग्जामिनेशंस में एग्जामिनेशंस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये 12 यूनिट्स में भी अगर मैं बात करूं तो इनिशियल जो ये 5 यूनिट्स हैं, इनिशियल ये जो 5 यूनिट्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं। ये जो 5 यूनिट हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछी भी काफी ज्यादा जाती हैं। अगर मैं बात करूं इन 5 यूनिट का, कौन कौन सी यूनिट होगी आपकी? फर्स्ट यूनिट होगी आपकी फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे, जिसमें हम ये जानेंगे कि बेसिक्स ऑफ सर्वे क्या होता है। फिर सेकंड यूनिट आपकी हो गई लीनियर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम लीनियर यानी कि सिर्फ लेंथ को मेजर करेंगे। ठीक है, फिर कंपास में हम क्या करेंगे? एंगल और डायरेक्शंस को भी मेजर करना शुरू करेंगे। फिर कंपास सर्वे की मदद से हम ट्रावर्सिंग करेंगे, यानी पूरे के पूरे एरिया को कवर करके उनके कोऑर्डिनेट्स और जो लोकेशंस वगैरह उनको डिटरमाइन करेंगे। फिर लेवलिंग में हम हाइट पता करेंगे, कंटूर्स में हम वर्टिकल हाइट्स पता करेंगे, कर्व्स में हम कर्व्स को निकालेंगे, उनके एंगल्स को निकालेंगे, डिग्रीज को निकालेंगे। थ्योरी ऑफ एरर्स में हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन टेबल के बारे में पढ़ेंगे, थियोडोलाइट टैकोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टोटल 12 यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको बताई शुरू की 5 यूनिट, ये 5 यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन को उठा के देखेंगे तो जो शुरू की 5 यूनिट है यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। तो अगर आप इन 5 यूनिट को कवर कर लेते हैं शुरू की, तो मेन मान के चलिए आपका 70 to 80% सर्वे जो है वो कवर हो जाता है। इसके बाद की जो यूनिट है, यहाँ से भी कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पर उतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते जितने आपके ये शुरू की 5 यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम शुरू की जो 5 यूनिट है उसको काफी अच्छे से काफी डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब डिटेल में भी मैं इस तरीके से आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि हम कम से कम टाइम में उनको कवर भी कर लेंगे और कोई भी चीज आपकी छूटेगी भी नहीं। लेकिन अगर मैं नीचे की बात करूं तो इसको हम थोड़ा जल्दी करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इसको जल्दी जल्दी कवर करें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी फ्रेम नहीं होते हैं और ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत ही लिमिटेड कंटेंट हम पढ़ के यहाँ से नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे हमारी पहली यूनिट से, जो कि है आपका फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे। ठीक है, अगर मैं फंडामेंटल ऑफ सर्वे की बात करूं तो बेसिक हम यहाँ पे समझेंगे कि सर्वे क्या होता है, जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि मैप क्या होता है, प्लान क्या होता है, आपका स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है, स्फेरिकल एंगल्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं, लाइक टाइप्स ऑफ सर्वे क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेस क्या होते हैं, तो ये बेसिक चीजें उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो जाते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में फ्रेम होते हैं सारे के सारे हम बना पाए इस लेक्चर को देखने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर्वे की डेफिनेशन से, क्योंकि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो द मीनिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट, राइट। इफ वी आर स्टडिंग एनी ऑफ द सब्जेक्ट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट, बिकॉज अगर हम सर्वे की बात करें तो सर्वे क्या होता है?
पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय सर्वे, देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, राइट। सो सर्वे इज एन आर्ट ऑफ मेजरिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट ग्राफिकली और न्यूमेरिकली, और सर्वे इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ मीन पॉइंट बीनीथ और अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ठीक है। अब बेसिकली आपको समझने वाला काम इसमें इतना है कि अगर आप सर्वे की बात कर रहे हो तो किसी भी पोजीशन को आप पता लगा रहे हो, किसी की पोजीशन को अगर आप पता लगाओगे तो विद रेफरेंस टू किसी की पोजीशन पता लगाओगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके घर से पुणे जो है वो 200 किलोमीटर है, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपके घर से जो पुणे है वो 200 किलोमीटर है, तो वो रेफरेंस कहां से लिया आपने, आपके घर से लिया, ठीक है, और आपने पुणे तक का डिस्टेंस बता दिया, तो आपने पुणे तक का डिस्टेंस तो बताया, साथ ही साथ आपने उसकी लोकेशन भी बता दी। तो जब आप किसी भी जगह की लोकेशन बता रहे हो, ठीक है, ग्राफिकली और न्यूमेरिकली, वो मैटर नहीं करता, आप ग्राफ के फॉर्म में भी दिखा सकते थे अपने घर से पुणे तक की लोकेशन, न्यूमेरिकली भी दिखा सकते थे, जैसे मैंने बताया 200 किलोमीटर, आप ग्राफ में भी दिखा सकते थे, मैप में भी दिखा सकते थे, लेकिन आप किसी ना किसी फिक्स्ड डिफरेंस के हिसाब से बता रहे हो, आपका एक क्या है, फिक्स्ड डिफरेंस है। यानी जब आप किसी भी जगह की पोजीशन को बताते हो विथ फिक्स रेफरेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वे बोलते हैं। या किसी भी पॉइंट की, कोई भी आपके पॉइंट हो सकते हैं, मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट की अगर आप कोऑर्डिनेट्स बता रहे हो, कोई भी आप अगर कोऑर्डिनेट्स बता रहे हो, ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी बता रहे हो तो किसी रेफरेंस के हिसाब से बता रहे होगे, तो आपने क्या किया, इस पॉइंट की भी क्या बता रहे हो आप, पोजीशन बता रहे हो। तो प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग मीन पॉइंट्स बीनीथ और अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, किसी भी पॉइंट की अगर आप पोजीशन निकाल रहे हो तो उसे हम सर्वेइंग बोलते हैं, और जब आप पोजीशन निकालोगे तो किसी एक फिक्स डिफरेंस के हिसाब से निकालोगे, एकदम सिंपल, ठीक है। एग्जामिनेशंस में आपसे ये सब नहीं पूछा जाता है, पर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय सर्वे। तो सर्वे का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल भाषा में कि हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को निकाल रहे हैं विथ अ फिक्स्ड रेफरेंस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि हम किसी रेफरेंस के हिसाब से पोजीशन को पता लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, जो कि अभी मैंने आपको यहां पे बताया कि हम जब पोजीशन निकालते हैं तो जब हम प्लॉट करेंगे, अगर हमने सर्वे किया, जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की, उसे हमको प्लॉट करना पड़ेगा। तो प्लॉट हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम न्यूमेरिकली कर सकते हैं या तो हम ग्राफिकली कर सकते हैं, राइट। न्यूमेरिकली कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है, तो ये मैंने न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही मैं ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता था, ठीक है, यहाँ पे फिर मुझे स्केल बनानी पड़ती, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी आप इतना समझिए कि अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑब्टेन किया सर्वे, जो आपने पोजीशन निकाला है, अब बात आती है अब सर्वे कैसे करोगे। तो ये जो हमने मेथड्स, अभी जो हमारी यूनिट्स है ना, ये सारे सर्वेइंग के मेथड्स ही हैं। किसी में हम सिर्फ लेंथ मेजर कर रहे हैं, किसी में डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं, किसी में हम वर्टिकल एंगल्स मेजर कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं, तो ये सारी क्या हो जाती हैं, आपकी मेथड्स ही हो जाती हैं। तो जब आपने सर्वे कर लिया तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन आई उसे आप दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक ग्राफिकली और एक न्यूमेरिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्राफिकली जब आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा होता है कंफ्यूजन, और जहां पे हमको होता है कंफ्यूजन वहां से आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो कई बार आप देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको हम यहीं पे पूरा क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन देखो तो आपको समझ में आ पाए। क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ से, सबसे पहले हम समझते हैं कि मैप और प्लान क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैप और प्लान क्या होता है। मैप जो होता है वो काफी बड़ा होता है, प्लान जो होता है काफी छोटा होता है, ठीक है। पर देखने में आपको मैप छोटा दिखेगा, प्लान बड़ा दिखेगा। यानी जब आपका जो बड़ा एरिया है उसको अगर आपको दिखाना होगा, जैसे बड़ा एरिया क्या हो गया आपका, बड़ा एरिया आपका हो गया जैसे इंडिया का, आपको पूरा इंडिया का एरिया दिखाना है, या श्रीलंका का एरिया दिखाना है, अफ्रीका का एरिया दिखाना है, तो उसके लिए आपको मैप बनाना पड़ेगा। कोई छोटा एरिया को आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। अगर आप किसी बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो मैप, छोटे एरिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो प्लान। इसको एक और अच्छे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आप अपने घर का क्या बनाते हैं, आप अपने घर का प्लान बनाते हैं, और आप इंडिया का क्या बनाते हैं, मैप बनाते हैं। तो जब एरिया छोटा होगा तो वो प्लान होगा, और जब एरिया बड़ा होगा तो वो मैप होगा, ठीक है। तो अब जब मैप जो होगा उसमें जो स्केल होती है वो काफी स्मॉल होती है। स्मॉल होती है क्या मतलब, चलिए यहाँ पे हम एक श्रीलंका का मैप बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा श्रीलंका का मैप है, श्रीलंका का ये हमने मैप बनाया, ठीक है। तो इसमें जो एरिया है काफी बड़ा है ना, पर इसकी स्केल बहुत छोटी होगी। यानी अगर मैं यहाँ पे स्केल बना दिया मैंने 1:10,000, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक पार्ट होगा इस मैप का, वो कितने मीटर को दिखा रहा होगा, ये 10,000 मीटर को दिखा रहा होगा। जो आपका 1 मीटर है आपके मैप का, या जो एक पार्ट है मैप का, वो 10,000 मीटर को दिखा रहा होगा। इसको मैं 1:10 लाख भी कर सकता था, है ना, तो फिर एक रेशियो मेरा 10 लाख पार्ट को दिखाता, ठीक। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूं
सेकंड अगर मैं बात करूं प्लान की, तो प्लान काफी छोटा होगा, प्लान जो होगा वो काफी छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? देखिए अगर मैं किसी प्लान की बात करूं तो इसमें क्या होगा, 1 रेशियो जैसे मैंने 50 किया, तो यहाँ पे जो इसका एक पार्ट होगा वो किसको दिखा रहा होगा, 50 मीटर को दिखा रहा होगा, है ना। मीटर, सेंटीमीटर, यूनिट्स हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो एक पार्ट होगा, एक पार्ट जो होगा मैप का, वो 50 पार्ट्स ऑफ ग्राउंड दिखा रहा होगा। तो 1 पार्ट ऑफ मैप रिप्रेजेंट 50 पार्ट्स ऑफ ग्राउंड। इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको अगर ये कर दूं, ठीक है, मान लीजिए कितना हो गया, ये 10 लाख हो गया। तो 10 लाख सेंटीमीटर मैप का, आपका 1 सेंटीमीटर को हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 लाख सेंटीमीटर में, है ना। तो ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है मैप का, तो एक्चुअल में ग्राउंड में कितना होगा, 10 लाख सेंटीमीटर। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो मैप होता है वो बड़ा होता है, बड़े एरिया का होता है, पर उसकी स्केल जो होती है वो छोटी होती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, उससे आपको और अच्छे समझ में आएंगी ये चीजें। वो क्वेश्चन क्या है, आपके एग्जामिनेशन में भी वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम होता है। क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है कि इसमें से ये एक मान लीजिए, एक ये है 1:150, 1:5000। तो इसमें आपको ये पूछा जाता है कि इसमें से बड़ी स्केल कौन सी है। तो बड़ी स्केल कौन सी है, बड़ी स्केल आपकी ये है, और स्मॉल स्केल कौन सी है आपकी ये है। तो आपको भी पता है कि 1:5000 छोटा होगा तो ये आपकी स्मॉल स्केल हो गई, 1:50 जो है वो बड़ा होगा तो वो आपकी लार्ज स्केल हो गई। तो यही क्वेश्चन आपके डायरेक्टली ऐसे ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो कि आप काफी आसानी से आप बना पाओगे मुझे लगता है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि स्मॉल स्केल क्या होगी, जब रेशियो बहुत से ज्यादा होगा, 1:5 लाख है ना, अपॉन में बहुत बड़ा नंबर है तो वो स्केल क्या हो गई, स्मॉल हो गई। अपॉन में छोटा नंबर है तो स्केल क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो एक चीज आपको और याद रखनी है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैप और प्लान में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। मैप आपका बड़ा होता है पर स्केल उसकी छोटी होती है। मैप आपका बड़ा होता है, ठीक है, मैप जो होता है वो आपका लार्ज होता है, पर जो इसकी स्केल होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो मैप जो होता है वो आपका लार्ज होता है, लार्ज एरिया का होता है, ठीक है, पर स्केल उसकी स्मॉल होती है। प्लान जो होता है वो हम स्मॉल एरिया के लिए बनाते हैं, प्लान जो है वो हम स्मॉल एरिया के लिए बनाते हैं, पर उसकी स्केल जो होती है वो बड़ी होती है। सिंपल, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, एक चीज आपको और याद रखना है कि जब भी आप मैप में किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये देखा होगा आपने, अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी तो अगर कोई कर्व भी है तो जब हम उसका प्रोजेक्शन करेंगे तो वो कैसा करेंगे, स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे उसको। अगर कोई कर्व भी है तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, क्योंकि मैप में हमेशा सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखा सकते हैं। आपने देखा हो कभी किसी मैप में कि किसी मैप में आपको पहाड़ भी दिख रहे हो, उनका हाइट दिख रहा हो, पहाड़ का नहीं दिखता, क्योंकि हमें सिर्फ वहां पे रिप्रेजेंट करना होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो जब भी हम मैप की बात करेंगे तो उसमें हम, या जो प्लान की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बेसिक हो गया सर। अभी हमने तक क्या देखा, अभी तक हमने कि सर्वे क्या होता है और मैप और प्लान में डिफरेंस क्या होता है। मैप और प्लान मैंने इसलिए वहां पे ऐड किया क्योंकि वहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो पहले ही हमको पता होना चाहिए कि मैप और प्लान क्या होता है। ठीक, सेकंड आपका आता है कि सर्विंग हम कर क्यों रहे हैं, है ना। तो पहला आपका है ताकि आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को पता लगा पाओ, टू मेजर रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। आपके कोई भी पॉइंट है उसकी अगर आपको पोजीशन को पता लगाना है तो आपको सर्वे करना होगा। सेकंड आपका टू ले आउट और मार्क आउट द पोजीशन। जैसे मान लीजिए ये आपकी रोड जा रही है और एक रोड यहाँ पे जा रही है और यहाँ पे आपका प्लॉट है, ठीक है। अब प्लॉट है, आपको पता लगाना है कि आपके प्लॉट का मार्कआउट करना है आपको एरिया। तो यहाँ से आप यहाँ तक की डिस्टेंस नापोगे, ये डिस्टेंस नापोगे, ये डिस्टेंस नापोगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नापोगे, और ये डिस्टेंस नापने के बाद आप अपने प्लॉट का एरिया को मार्कआउट कर लोगे। सर्वे क्या है, आपको डिस्टेंस मेजर करना हो सकता है, एंगल्स मेजर करना हो सकता है, डायरेक्शन पता लगानी हो सकती है। एक तरीके से पोजीशन को पता लगाने के लिए हम जो जो चीजें कर सकते हैं, पोजीशन पता लगाने के लिए आपको डिस्टेंसेस मेजर करना होता है, एंगल मेजर करना होता है ना। तो वही हम कर रहे हैं। तो पहला आपने क्या किया, सबसे पहला आ गया आपको वेरियस आपके जो रिलेटिव पोजीशंस हैं उसको आपने पता लगा लिया। ठीक है, पहला आपका ये हो गया। सेकेंडली आपका लेआउट करने के लिए, ठीक है, लेआउट बनाने के लिए, और तीसरा आपका एरिया और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए भी हम सर्वे करते हैं। तो 3 वजह हो गई हमारी सर्वे करने की, रिलेटिव पोजीशन को पता लगाना, मार्कआउट जो हमारा लेआउट और मार्कआउट है उसको बनाना, और हमारे एरिया और वॉल्यूम को पता लगाना। तो ये 3 चीजें की वजह से हम सर्वे करते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं जिनके लिए हम सर्वे को करते हैं। ठीक, तो सिंपल सा है, काफी बेसिक है, समझ में आ गया होगा। क्या था कि पहले हमने पोजीशन को पता लगाया, सेकंड हमने पोजीशन को मार्कआउट किया, जो भी हमारा प्लान है उसको मार्कआउट किया, और थर्ड हमने एरिया और वॉल्यूम को पता लगाया। ठीक, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप
सर्वे करोगे तो कहाँ पे करोगे, अर्थ पे करोगे। तो अर्थ के बारे में भी कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर वो चीजें आपको नहीं पता होंगी तो आप फिर किस तरीके से सर्वे कर पाओगे। जहां का आप सर्वे करोगे तो आप कहीं भी सर्वे कर लो, अर्थ के अंदर ही करोगे। तो अर्थ के बारे के कुछ, अर्थ के रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जिसके बारे में हमको पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी हम सर्वे को कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमको अर्थ के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होगा तो हम सर्वे को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अब हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जाती है। अब यहाँ पे अर्थ के बारे में अगर मुझे बताना है तो वो चीजें नहीं बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती। सिर्फ मैंने उतना ही कंटेंट यहाँ पे सेलेक्ट किया है जो एग्जामिनेशन पे डायरेक्टली आपके आता है। ठीक, पहला आपका क्या हो गया, ये मान लीजिए आपका अर्थ है। ठीक है, तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन जोड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, पोलर एक्सिस। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये आपकी हो गई पोलर एक्सिस। ठीक है, और ईस्ट और वेस्ट वाली जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। तो ये दो बात आपको पता होनी चाहिए, पहला पोलर एक्सिस क्या होता है और सेकंड आपका इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होता है। क्योंकि अब जो ये दो चीजें जब आपको पता होंगी तभी आप सर्वे को, मतलब जो चीजें उनको पता कर पाओगे। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि पोलर एक्सिस कौन सी होती है, तो आप बता पाओगे कि पोलर एक्सिस कौन सी होती है। अब एक चीज आपको याद रखना है कि जो पोलर एक्सिस है ना वो छोटी है, यानी अर्थ जो है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये जो पोलर एक्सिस है ये छोटी है और जो इक्वेटोरियल एक्सिस है वो बड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखाया है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कितना डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ 43.5 किलोमीटर का। कितना डिफरेंस है इक्वेटोरियल और पोलर एक्सिस में, 43.5 किलोमीटर का। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है, इसलिए मैंने आपका हाईलाइट भी किया हुआ है। 43.5 किलोमीटर का डिफरेंस है। सेकेंडली, तो अगर आप इसको रिलेशनशिप दिखाना चाहोगे तो कैसे दिखा सकते हो, इक्वेटोरियल एक्सिस इक्वल्स टू पोलर एक्सिस प्लस 43.5। तो अगर आप इक्वेटोरियल एक्सिस में 43.5 माइनस कर दोगे तो आपको पोलर एक्सिस मिल जाएगी। इस एक्सिस में अगर आप 43.5 माइनस कर दोगे तो आपको पोलर एक्सिस मिल जाएगी, या आप पोलर एक्सिस में 43.5 किलोमीटर प्लस कर दोगे तो आपको इक्वेटोरियल एक्सिस मिल जाएगी। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो आपको अर्थ से रिलेटेड पता होना चाहिए। सेकंड, आपको ये भी पता होना चाहिए जो अर्थ है ना उसका जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो थोड़ा सा बड़ा है, यानी ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो बड़ा है। कभी कभी यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा हेमिस्फीयर बड़ा है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर इज लार्जर देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक, यानी कुछ अंडे जैसा शेप है ना, अंडे जैसा शेप होगा, यानी कुछ इस तरीके का शेप होगा। कुछ कैसा शेप होगा आपका, आपका कुछ इस तरीके का शेप होगा। ठीक है, ये वाला एक्सिस जो है वो बड़ा होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपने देख लिए। ठीक, थर्ड, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम देखिए, अब मैंने एक पॉइंट बोल दिया कि आपका पोलर एक्सिस बड़ी है, सेकंड पॉइंट बोल दिया कि पोलर एक्सिस जो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है वो भी बड़ा है। तो अब बात ये आती है कि शेप ऑफ द अर्थ क्या है। अभी तक हम छोटे से यही देखते आ रहे हैं कि शेप ऑफ द अर्थ कैसा होता है, सर्कुलर होता है, जो कि गलत है। जो शेप ऑफ द अर्थ है वो सर्कुलर नहीं होता है। शेप ऑफ द अर्थ का कैसा होता है, जियोइड। अब आप बोलोगे ये जियोइड क्या होता है, तो बेसिकली जियोइड कोई शेप नहीं होता है। अर्थ का शेप हमें पता नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए ऐसा शेप होता तो हम सर्कल बोल देते। ठीक है, ऐसा शेप होता तो हम रेक्टेंगल बोल देते। ठीक है, ये ऐसा शेप होता तो हम स्फेयर बोल देते, है ना। पर ये सारे शेप नहीं है अर्थ के, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पोलर एक्सिस छोटी है, साउदर्न हेमिस्फीयर बड़ा है, तो ऐसा शेप तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो हमने अपने मन से नाम दे दिया क्या, जियोइड। तो शेप ऑफ द अर्थ हमने क्या बोल दिया, जियोइड। तो शेप ऑफ द अर्थ कैसा है हमें नहीं पता कैसा है, तो हमने क्या बोल दिया, उसे जियोइड बोल दिया। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है, क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछा जाता है कि शेप ऑफ द अर्थ क्या है, तो शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। ठीक है, शेप का अर्थ का शेप कैसा होता है, जियोइड होता है। क्योंकि और जियोइड कोई ऐसा शेप नहीं होता है, ये हमने अपने रेफरेंस के हिसाब से अपना नाम दे दिया। जैसे कुछ भी चीज है, कोई भी चीज है उसको मैं नाम दे दूं। जैसे मान लीजिए ये बॉटल है, ठीक है। अब इस बॉटल का शेप मुझे नहीं पता है कि इस बॉटल का शेप क्या है, तो मैंने क्या बोल दिया इसको, जियोइड। ठीक है, क्योंकि ना तो ये सिलेंडर जैसा है, ना ही स्क्वायर जैसा है, ना ही ये सर्कल जैसा है, तो मैंने क्या बोल दिया इसको, मैंने बोल दिया इसको जियोइड। वैसे ही अर्थ का शेप है, मुझे शेप नहीं पता था तो मैंने उसे जियोइड बोल दिया। इसके बाद जब भी आप कैलकुलेशन करोगे,
जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो उस टाइम पे जो आप शेप लोगे अर्थ का वो कैसा लोगे, सर्कुलर लोगे। तो जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो जो शेप ऑफ द अर्थ है वो आपको कैसा लेना होगा, सर्कुलर लेना होगा। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रेट सर्कल क्या होता है। तो ग्रेट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो पूरे के पूरे अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ऐसा सर्कल जो पूरे के पूरे अर्थ को, ये वाला पार्ट और जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, बराबर है। तो ऐसा सर्कल जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल बोलते हैं, ठीक है। सर्कल विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आप आसानी से इसे याद रख पाऊं, ठीक है। काफी बड़ी बड़ी अगर मैं न्यूमेरिक डेफिनेशन लिख दूंगा तो वो आपको याद नहीं करूंगा। मैंने नोट्स इस तरीके से बनाए हैं कि सिर्फ आप जब एग्जामिनेशन के जा रहे हो तो एक बार आप इसमें नजर मार लें तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाए। तो अगर मैं अर्थ ग्रेट सर्कल की बात करूं तो ग्रेट सर्कल क्या होता है, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। अब मैं क्या किया, मैंने 3 ग्रेट सर्कल ले लिए। मैंने क्या किया, यहां पे 3 ग्रेट सर्कल ले लिए। एक ग्रेट सर्कल ये था, ठीक है, एक ग्रेट सर्कल ये था और एक ग्रेट सर्कल ये था। तो ये मैंने जब 3 ग्रेट सर्कल लिए तो तीनों ग्रेट सर्कल जब आपस में इंटरसेक्ट किए, अब आप बोलोगे ये तो बराबर नहीं दिख रहा। अगर कोई बॉल लिया आपने, ठीक है, अगर आपके पास कोई बॉल है तो बॉल को जब आप काट रहे हो तो आप किसी भी शेप, यहां से भी काट सकते हो, उसको यहां से भी काट सकते हो, यहां से भी काट सकते हो। तो मैंने 3 जगहों से बॉल को काटा, पहले यहां से काटा, फिर यहां से काटा, मतलब बराबर बराबर काटा, है ना। ये आपको यहाँ पे क्योंकि 2D है इसलिए इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, पर मैंने बराबर बराबर तीनों जगह से काट दिया। तो जब मैंने बॉल को काटा तो ऐसा, जैसे यहाँ नीचे से एक बार काटा, मतलब यहां से काटा इक्वल पार्ट में, यहां से भी इक्वल पार्ट में काटा और यहां से भी इक्वल पार्ट में काटा। तो जब तीनों को हमने इंटरसेक्ट किया तो बीच में हमें एक सर्कल मिला और इसी सर्कल को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल ट्राइंगल, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज स्फेरिकल ट्राइंगल। तो इंटरसेक्शन ऑफ 3 आर्क्स ऑफ ग्रेट सर्कल, जब हम 3 ग्रेट सर्कल बनाएं और जहां पे वो तीनों ग्रेट सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो। जैसे इसको आप कैसे समझ सकते हो, आपने एक बॉल ली, उसके आप में थ्रेड बांधा, तो एक थ्रेड आप ऐसे बांध सकते हो, दूसरा थ्रेड आप ऐसे बांध सकते हो, तो कई प्रकार से आप थ्रेड बांध सकते हो। लेकिन जब आप 3 थ्रेड बांध दोगे वो तीनों थ्रेड कहीं ना कहीं अपने एक जो बॉल है उसको इंटरसेक्ट करेंगे। तो जिस जगह पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे एक वो ट्राइंगल बनाते हैं, उसको हम स्फेरिकल ट्राइंगल बोल देते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज है। ये पढ़ने का मतलब क्या था, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से एग्जामिनेशन में आता है कि स्फेरिकल ट्राइंगल का एंगल क्या होता है, स्फेरिकल साइड्स क्या होता है, सम ऑफ एंगल क्या होता है। ये तीनों पॉइंट आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्फेरिकल एंगल जो होगा, ये है स्फेरिकल एंगल। ये जो एंगल है ये कितना होता है, 0 to 360। प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा यहां से आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे डायरेक्टली स्फेरिकल ट्राइंगल से देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि स्फेरिकल एंगल कितना होता है। तो ये जो एंगल है ये बेसिकली कितना होता है, 0 to 360। आपका जो एंगल है वो कितना होगा, 0 to 360, ठीक है। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ये 0 डिग्री भी हो सकता है और यहाँ से 360 डिग्री तक भी हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि स्फेरिकल एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 360 तक होता है। सेकंड आता है आपका स्फेरिकल साइड। ये जो साइड्स हैं ये आप देखो, थोड़ी सी आपको कर देख रहे हो, यहाँ हम बनाते हैं ना, इस तरीके का होता है स्फेरिकल एंगल, ठीक है। तो ये मैंने साइड कितना बोला, ये जो एंगल है ये कितना हो गया आपका 0 to 360। अब ये साइड आपको थोड़ी सी कर्व दिख रही होंगी, ये साइड आपको कुछ इस तरीके से दिख रही है ना, स्ट्रेट नहीं दिख रही है आपको, ये साइड थोड़ी सी कर्व दिख रही है। तो कर्व है तो इसका मतलब क्या है, कर्व है तो इसका मतलब ये है कि 180 से कम है। 180 से ज्यादा होती तो कर्व उल्टा होता, तो 180 से कम है तो लेस देन इक्वल टू 180 होगा, ठीक है। 180 के बराबर भी हो सकती है पर 180 से कम भी हो सकती है। तो ये जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, 180 से कम होंगी। जो इन सारे एंगल्स का सम होगा वो 180 से 540 के बीच होगा। ये तीनों एंगल 1 2 3, इन तीनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 180 से 540 के बीच में होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देखेंगे यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में फ्रेम होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको अलग से कवर भी कर लिया, ठीक है। तो अर्थ के बारे में हमें इतनी ही बातें करनी थी। कुछ बातें और हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूं, वहां से भी क्वेश्चन अभी तक तो एग्जाम में नहीं आया है पर आ सकता है क्योंकि ईएससी में वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि ये क्या है, आपकी मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक। ये आगे और अच्छे से आप समझेंगे जब हम प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूं थोड़ा सा, ताकि यहां से अगर क्वेश्चन आए तो आप बना पाओ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है,
और अगर आप कर्वेचर अर्थ का है ना, आपको पता है कि अर्थ कैसा है, गोल है ना, तो अगर आप कर्वेचर कंसीडर नहीं करते हो और आप अर्थ को स्ट्रेट लाइन जैसा कंसीडर कर लेते हो, तो जब आप 12 किलोमीटर मेजर करोगे ना, तो वहां पे 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? अगर इसका आप सरकमफेरेंस निकालोगे तो ज्यादा होगा, इस वाली लाइन का डिस्टेंस कम होगा। तो अगर आपने इसको कंसीडर नहीं किया, इस कर्व को कंसीडर नहीं किया और आपने उसको स्ट्रेट मान लिया, तो हर 12 किलोमीटर में 1-1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता जाएगा। अगर आपने कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं किया है और किसी लाइन को मेजर किया है, तो हर 12 किलोमीटर में आपको कितना डिफरेंस आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जैसे आपने डिस्टेंस के लिया, वैसे ही आप बोल सकते हो कि एंगल में भी तो होगा। अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो डायरेक्शन भी तो मेजर करेंगे। तो डायरेक्शन में अगर आप एंगल मेजर कर रहे हो, तो जब आप एंगल मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप 195 किलोमीटर स्क्वायर मेजर करोगे एरिया, तो आपको 1 सेकंड का क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। किसमें? एंगल में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए भी मैंने आपको यहाँ पे अलग से बता दिए, ठीक। तो ये हमारी कुछ बेसिक बातें थी जो हमको सर्वे शुरू करने के पहले पता होना चाहिए कि लाइक सर्वेइंग क्या होती है, मैप क्या होता है, प्लान क्या होता है ना। उसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर्वे का, शेप ऑफ अर्थ कैसा होता है, then what is great circle, what is spherical triangle and what are the important terms related to that particular thing, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के बारे में। तो बेसिकली आपका जो सर्वे शुरू होगा वो यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो जो बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से हम सर्वे को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक। तो बेसिक क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से करेंगे। पहले हम बेसिक क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद पर्पस के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे, फिर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे। तो सर्वे को अगर हमको क्लासीफाई करना है तो हम 3 तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला तरीका हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन, जो हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम्स में आते हैं। डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि प्लेन सर्वेइंग क्या होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ से आए हुए हैं कि आपका कर्वेचर ऑफ अर्थ किसमें कंसीडर नहीं किया जाता। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, पर हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कि कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड, तो आपका क्या हो जाएगा? जियोडेटिक सर्वे। और अगर कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड तो प्लेन सर्वे, है ना। याद करने की ट्रिक क्या होगी इसकी? सिंपल सी ट्रिक है। अगर प्लेन है यानी कि कर्व को अपन ने कंसीडर नहीं किया, यानी क्या है? प्लेन है, तो आपका प्लेन सर्वे हो जाएगा। कर्वेचर को कंसीडर कर लिया तो कैसा हो जाएगा? जियोडेटिक। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, अगर कर्वेचर को आप कंसीडर कर रहे हो तो आपका जियोडेटिक सर्वे, और कर्वेचर को अगर आप कंसीडर नहीं कर रहे हो तो प्लेन सर्वे। तो सर पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गया हमारा? प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो अर्थ है उसका अगर जो गोलापन है, यानी कि जो उसका राउंड है जो अर्थ, उसको अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो हो जाता है आपका जियोडेटिक सर्वे। और अगर उसके गोला ना लेके हम उसको सीधा सीधा कंसीडर कर ले। अब क्या है ना, अर्थ जो है वो कैसा है आपका? अर्थ जो है आपका वो, उसका जो सरकमफेरेंस है वो काफी ज्यादा है ना। तो अभी तो आपको ये दिख रहा है कि इतना सरकमफेरेंस है, पर एक्चुअल में तो आप जब चलते हो तो आपको क्या समझ में आता है कि आप गोल में चल रहे हो, आपको लगता है आप सीधे चल रहे हो। तो जब अगर आप सर्वे भी करते हुए जो आपका कर्वेचर है उसको आपने कंसीडर नहीं किया, आपने उसको स्ट्रेट लाइन जैसे ले लिया, अगर आपने उसको स्ट्रेट लाइन जैसे ले लिया तो उसको हम बोल देंगे प्लेन सर्वे। अगर आपने कर्वेचर जो अर्थ का जो गोलापन है, जो अर्थ का राउंड है, उसको आपने कंसीडर किया तो उसको हम बोल देंगे जियोडेटिक सर्वे। तो पहला तो ये हो गया। अब बात आती है कि अगर आपका कोई छोटा डिस्टेंस है, जैसे आप 1 मीटर 2 मीटर 50 मीटर तक आप जा रहे हो, ठीक है, 100 मीटर तक भी जा रहे हो, या 195.5 किलोमीटर तक अगर आप मेजर कर रहे हो, तो आपको कर्वेचर को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा एरिया को कंसीडर कर रहे हो, लगन 195.5 से आप ज्यादा जा रहे हो, लाइक 250 या इसको मैं समझाऊंगा अभी कि दोनों मैंने क्यों लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपका एरिया ज्यादा है जिनको आप कवर कर रहे हो तो आपको कर्वेचर को कंसीडर करना होता है। लेकिन अगर आपका एरिया कम है तो आपको जो कर्वेचर है उसको कंसीडर नहीं करना होता है, ठीक। तो कितना एरिया है ना, कुछ हमको पता होना चाहिए कि कितना एरिया होगा जब हमको कंसीडर करना होगा और कितना एरिया होगा जब हमें कंसीडर नहीं करना होगा। तो अगर आप 195.5 किलोमीटर तक जा रहे हो तो आपको एरिया को कंसीडर, कर्वेचर को कंसीडर नहीं करना होगा 195.5, ठीक है। और अगर आप 195.5 से ज्यादा बड़े एरिया को कंसीडर कर रहे हो, 195.5 से ज्यादा बड़े एरिया को आप सर्वे कर रहे हो, अब इसका एग्जांपल से समझते हैं। लाइक अगर हम बात करें, आप अपने बाजू वाले घर तक का डिस्टेंस नाप रहे हो तो आपको कर्वेचर को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री का डिस्टेंस नाप रहे हो,
ठीक है, तो वो एरिया बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे आपको कर्वेचर को कंसीडर करने की ज़रूरत है। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं, 250 भी लिखा हुआ है और 195.5 भी लिखा हुआ है। तो जो 250 है, ये जो आपका 250 है, ये पहले था, जो पहले हमारी क्लासिफिकेशन थी वो इस हिसाब से थी कि 250 से अगर एरिया कम है तो कर्वेचर को कंसीडर करना है, 250 से सॉरी कम है तो नहीं करना है, ज़्यादा है तो करना है। लेकिन अभी जो नया रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से 195.5। पर कई बार क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वहीं से क्वेश्चन को फ्रेम कर देता है, तो वहाँ पे कई बार आपको 250 भी दिख जाएगा, ये आपको ऑप्शन में ही नहीं दिखेगा। तो अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है और 250 दिख रहा है तो आप 250 भी लगा सकते हो। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके कब हमको कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करना है और कब कर्वेचर ऑफ अर्थ को अगर हमको कंसीडर नहीं करना है। तो अगर आपका जो एरिया है वो 195.5 से ज्यादा है तो कर्वेचर ऑफ अर्थ को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो एरिया है वो 195.5 किलोमीटर से कम है तो यू डोंट नीड टू कंसीडर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। मैंने आपको बता रहा था कि अगर आपके जो पहले एग्जामिनेशन होंगे, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन, मतलब बहुत पहले के क्वेश्चन अगर आपको उठा लिए गए होंगे, तो 250 किलोमीटर से अगर आपका एरिया कम है तो आपको कंसीडर करना पड़ता था और 250 से ज्यादा है तो कंसीडर नहीं करना पड़ता था। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, 250 से कम है तो कंसीडर नहीं करना पड़ता था और 250 से ज्यादा है तो कंसीडर करना पड़ता था, पर ये पहले का जो कोड था उसके हिसाब से। लेकिन अभी जो है वहां पे 195.5 हो जाता है। ठीक है, अब एक बात मैं ये वहां पे मेंशन किया मैंने कि एक्यूरेसी यहाँ पे क्या होती है, लो होती है। ठीक है, एक्यूरेसी जो है आपकी वो लो होगी। तो लो एक्यूरेसी इसलिए होगी क्योंकि अगर आप मान लीजिए अपने घर से बाजू वाले घर तक का एरिया डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा आप एक्यूरेसी से मेजर नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत आप बड़ा एरिया, या जैसे आप जब आप जियोडेटिक सर्वे करते हो तो किसी कंट्री की आप बाउंड्रीज को डिफाइन कर रहे होते हो, तो अगर बाउंड्रीज को डिफाइन कर रहे हो तो अगर एक मीटर भी इधर उधर हो जाता है तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे हमको एक्यूरेसी काफी ज्यादा रखनी होती है ताकि 1 मीटर भी इधर उधर ना हो। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं हम, लाइक आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सर्वे कर रहे हो और आप एक लाइन खींच रहे हो हमारे मैप की कि कहाँ तक हमारा एरिया है और कहाँ तक पाकिस्तान का एरिया है। तो अगर आप 1 किलोमीटर भी इधर उधर हो जाएगा तो काफी दिक्कत हो जाएगी। सेम हम चीन के साथ भी हो सकता है, किसी भी कंट्री के साथ अगर हम एरिया शेयर कर रहे हैं और बाउंड्री बना रहे हैं तो अगर 1 किलोमीटर या 1 मीटर भी इधर उधर हो जाएगा तो काफी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो एक्यूरेसी होती है वो काफी हाई होती है, पर यहाँ पे जो एक्यूरेसी होती है वो काफी लो होती है। ठीक है, तो ये सेकंड थिंग भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड हम बात करें, यहाँ पे जो प्लम लाइन होगी वो पैरेलल होगी। ये थोड़ा समझने वाली बात है। प्लम लाइन कैसे पैरेलल होगी? जब आप जियोडेटिक सर्वे कर रहे हो तो आप कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन की, प्लेन सर्विंग की। ठीक है, तो अगर हम प्लेन सर्विंग की बात करें तो यहाँ पे आप जब मान लीजिए आपने सर्वे किया तो ये आपने स्ट्रेट लाइन जैसा मेजर किया होगा। तो यहाँ से अगर आप प्लम ब्लॉक को पैरेलल करेंगे, मतलब गिराएंगे, यहाँ से आपने प्लम बॉब को गिराया। ठीक है, यहाँ से आपने प्लम बॉब को गिराया। अगर मान लीजिए दूसरे पॉइंट पे गए, आपका ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, आप ए से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और प्लम बॉब अगर आप गिराते जाएंगे यहाँ पे तो वो सारे प्लम बॉब एक दूसरे के कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगे। सीधी सी बात है ना। जैसे मान लीजिए ये मेरा पेन है, यहाँ से मैं अगर एक पहला प्लम बॉब गिराऊंगा तो यहाँ पे आएगा, सेकंड प्लम बॉब गिराऊंगा तो यहाँ पे आएगा, थर्ड प्लम बॉब गिराऊंगा तो यहाँ पे आएगा। तो जितने भी मैं प्लम बॉब गिराऊंगा वो सारे एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। लेकिन अगर यहीं पे मैं किसकी बात करूं, यहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, ये मेरा प्लेन की बात हो गई। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, जियोडेटिक सर्विंग की। तो जियोडेटिक सर्वे में क्या होगा, अगर मैं जियोडेटिक सर्वे की बात करूं तो यहाँ पे आपने कर्वेचर को क्या किया होगा, कंसीडर किया होगा। ठीक है, कर्वेचर को कंसीडर किया होगा। यहां से मैंने प्लम बॉब गिराया तो वो यहाँ पे आएगा, यहां से, इसमें हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे मैं कहीं से भी प्लम बॉब अगर गिराऊं, मैंने अगर यहां से प्लम बॉब गिराया तो यहां आएगा। ठीक है, यहां से अगर मैं प्लम बॉब गिरा रहा हूं तो यहां आएगा। सेकंड, अगर मैं यहां से प्लम बॉब गिरा रहा हूं तो यहां आएगा। यहां से प्लम बॉब गिरा रहा हूं तो यहां आएगा। कहीं से भी मैं प्लम बॉब गिराऊं, कहीं से भी अगर मैं प्लम बॉब को गिराऊं,
ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ से प्लम बॉब गिराऊंगा तो यहाँ आएगा, यहाँ से अगर प्लम बॉब गिराऊंगा तो यहाँ आएगा, यहाँ से अगर प्लम बॉब गिराऊंगा तो यहाँ आएगा। कहीं से भी अगर मैं प्लम बॉब गिरा रहा हूं तो वो कहाँ पे आ रहा है हमेशा, और हमेशा सेंटर पे ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से गिराऊं, कहीं से भी गिराऊं, अगर आप कोई बॉल लिए हैं और उसको आप कहीं से भी अगर आप प्लम बॉब गिराएंगे तो वो सेंटर पे ही इंटरसेक्ट करेगा। तो जो मेरा पॉइंट था वो यही था कि जो प्लम बॉब है वो जो आपका ज्योडेटिक सर्वे होगा उसमें सेंटर पे आके मीट कर जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। आप अगर प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो आप देख भी पाएंगे, तो मैंने आपको दिखा भी दिया, अब आपको ये याद भी रहेगा कि किस तरीके से प्लम बॉब जो है आपका सेंटर पे आके मीट करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। सेकंड आपका क्या है कि बेंचमार्क आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है बेंचमार्क रिक्वायरमेंट? बेंचमार्क क्या होता है? एक फिक्स डिफरेंस होता है। बेंचमार्क अभी मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा कि क्या होता है, अभी इंट्रोडक्शन है तो उसमें सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि बेंचमार्क आपका एक फिक्स डिफरेंस होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या करते हो, सर्वे को करते हो। तो यहाँ पे क्योंकि आपका छोटा एरिया है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी काम नहीं होगा, तभी आप प्लेन सर्वे कर रहे होगे, तो यहाँ पे बेंचमार्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पर यहाँ पे आपकी बेंचमार्क की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि आप एक बहुत बड़े एरिया का सर्वे कर रहे होते हो और बहुत ही क्रूशियल एरिया का सर्वे कर रहे होते हो, राइट। तो बेंचमार्क इज नॉट मस्ट, बेंचमार्क इज मस्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहां से डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सेम होते हैं। कर्वेचर इज कंसिडर्ड, नॉट कंसिडर्ड, स्मॉल डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस, एरिया 195.5 से कम, एरिया 195.5 से ज्यादा, लो एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताई, ये होती है आपकी प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर मैं स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो इस तरीके से आपकी हो जाएगी स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। अभी यहां पे मैंने आपको बताया था, ये जो मैंने आपको बताया था ये आपकी स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री हो गई, जहां पे आपका कर्व आ रहा है तो वो आपकी स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। अगर ये ऐसी होती है आपकी तो ये आपकी प्लेन ट्रिग्नोमेट्री हो जाती। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ज्योडेटिक सर्वे होगा उसमें स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री कैसे आई। अगर आप कर्वेचर कंसीडर करोगे तो ये तो सर्कल ही बनेगा ना, और अगर सर्कल बनेगा तो स्फेयर बनेगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री कैसी आएगी आपकी, स्फेरिकल आएगी। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री होती है, यहाँ पे प्लेन ट्रिग्नोमेट्री होती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताई कि प्लेन सर्विंग और ज्योडेटिक सर्विंग में डिफरेंस क्या होता है। तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन हो गया जिसमें हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर के हिसाब से हमने बताया कि जो सर्विंग हो सकती है या तो वो प्लेन हो सकती है अगर हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर ना करें, और अगर हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करें तो वो ज्योडेटिक सर्वे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमको, जिसके हिसाब से हमने इतने सारे क्लासिफिकेशन देखे और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पहला क्लासिफिकेशन हो गया। सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी उस पर्टिकुलर सर्वे को करने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है, व्हाई वी आर डूइंग दैट सर्वे। हमारा कुछ ना कुछ एक पर्पस होगा जिसकी वजह से हम ये सर्वे कर रहे हैं, राइट। तो पहला सर्वे होता है आपका टोपोग्राफिकल सर्वे। जितने भी सर्वे अभी मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला आपका आता है टोपोग्राफिकल सर्वे। व्हाट डू वी मीन बाय टोपोग्राफिकल सर्वे? जहां पे हम नेचुरल और मैनमेड फीचर्स, कौन से होते हैं नेचुरल फीचर्स, जैसे आपके ड्रेन्स हो गए, लाइक आपके माउंटेन्स हो गए, कोई भी ऐसे फीचर जो नेचुरल हैं, या कोई मैनमेड भी हो सकते हैं, कुछ आपने भी बनाए हो सकते हैं, जैसे आपके कैनाल्स वगैरह हो गए, तो उनका जब सर्वे करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, नेचुरल एंड मैनमेड फीचर्स। प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग नेचुरल एंड मैनमेड फीचर्स एंड इनइक्वालिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे बोलते हैं। तो ऐसे सर्वे में जहां पे हम मैनमेड या नेचुरल जो फीचर्स हैं उनको पता लगाएं, ये आपका कीवर्ड है, नेचुरल एंड मैनमेड फीचर्स। डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। तो नेचुरल आपका हो गया जैसे कि आपके माउंटेन्स हो गए, नदियां हो गई, या कोई आप नेचुरल फीचर्स का भी करो, यानी काफी बड़ा सर्वे होगा ये, है ना, काफी बड़ा सर्वे होगा। तो स्केल भी आप देख सकते हैं 1:25,000 से लेके 1:10 लाख। शुरुआत में आपको बताई थी मैंने स्केल, अगर 1:25,000 की मैं स्केल यूज कर रहा हूं तो यानी कि 25,000 पार्ट ऑन ग्राउंड, 25,000 पार्ट ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ मैप और 1 पार्ट ऑफ मैप। ठीक है, तो आपका जो 25,000 ग्राउंड का पार्ट है वो सिर्फ एक पार्ट किसका है, मैप का। तो सोच सकते हैं आप कितना बड़ा सर्वे है आपका ये। तो ये आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा आपका सर्वे होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको याद रखना है कि टोपोग्राफिक सर्वे क्या होता है, तो इट इज नेचुरल एंड मैनमेड फीचर्स
और इनइक्वालिटी को पता लगाने के लिए सर्वे की स्केल भी काफी ज्यादा होती है, समझ गए होंगे आप। सेकंड आपका छोटे छोटे से पॉइंट, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे ताकि ज्यादा आपका टाइम नहीं जाए और जो आपके क्वेश्चन है आप उन्हें बना पाओ। सेकंड आपका आता है इंजीनियरिंग सर्वे। तो सर्वे फॉर इंजीनियरिंग वर्क, हाईवे, रेलवे, ब्रिज एक्सेट्रा। ठीक है, सर्वे जब आप कर रहे हो किसके लिए, इंजीनियरिंग वर्क के लिए, लाइक आपके हाईवे आप बनाते हो, रेलवे बनाते हो, आपका ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी चीज़ें आप जो भी वेज बना रहे हो उनका जब आप सर्वे करते हो तो उसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग सर्वे। इसके अंदर बिल्डिंग्स वगैरह भी आ जाती हैं। तो जब भी आप सर्वे कर रहे हो किसका, हाईवे, रेलवे या ब्रिजेस का, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे बोल देते हैं। ठीक है, अब स्केल की अगर हम बात करें तो 1:50 से लेके 1:200 तक की आपकी स्केल होती है इसमें। यानी छोटा एरिया, बिल्डिंग छोटी होती है, स्केल भी छोटी है। बड़ा एरिया है ना, एरिया जो है आपका बड़ा है, स्केल आपकी बड़ी है। अगर आपका ब्रिज की बात करें तो बिल्डिंग के कंपैरेटिवली आपके जो ब्रिज होते हैं वो बड़े होते हैं, तो एरिया थोड़ा सा ज्यादा। हाईवे की बात करें, हाईवे में आपका एरिया और ज्यादा होगा क्योंकि इसमें और देखिए सबसे पहले आपकी बिल्डिंग थोड़ी छोटी होगी, फिर आपकी हम बात करें ब्रिज की तो ब्रिज थोड़े से बड़े होंगे, और अगर हम हाईवे और टाउन की बात करें तो वो और ज्यादा बड़े होंगे, तो उनके लिए जो स्केल होगी वो और ज्यादा बड़ी होगी। तो आप देख रहे हैं स्केल इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, स्केल जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है क्योंकि हमारा एरिया बढ़ रहा है ना। यहाँ पे देखिए एरिया ज्यादा था, स्केल बड़ी थी, यहाँ पे भी एरिया बढ़ रहा है, स्केल बढ़ रही है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। ठीक है, थोड़ा सा आपको ट्रिक बताता हूँ मैं याद करने की। तो यही मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि अगर एरिया ज्यादा है तो यहाँ पे स्केल बड़ी है, एरिया छोटा है स्केल छोटी है। 50 से 200, 500 से 2500 ये स्केल कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो याद चाहे अगर हो सके तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैडेस्ट्रल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आपके एग्जामिनेशंस में यही पूछा जाता है कि कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, राइट। तो कैडेस्ट्रल सर्वे की अगर मैं बात करूं तो प्रोसेस ऑफ मार्किंग ऑफ बाउंड्री लाइंस। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बाउंड्री लाइंस को क्या कर रहे हो, मार्क कर रहे हो। मान लीजिए ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसकी अगर जो बाउंड्री लाइंस है उसको अगर आप मार्क करोगे सर्वे की मदद से तो उसे मैं क्या बोलूंगा, कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ मार्किंग आउट ऑफ द बाउंड्री लाइंस इज नोन एज कैडेस्ट्रल सर्वे। तो किसी भी बाउंड्री लाइंस को जब आप मार्क करते हो उसे मैं क्या बोल देता हूं, कैडेस्ट्रल सर्वे बोल देता हूं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ मार्किंग ऑफ बाउंड्री लाइंस इज नोन एज कैडेस्ट्रल सर्वे। कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है उसकी बाउंड्री लाइंस को अगर आप मार्क कर रहे हो तो उसे मैं क्या बोलूंगा, कैडेस्ट्रल सर्वे। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, एज नेम सजेस्ट, हाइड्रोलॉजिकल मींस व्हेन वी आर डूइंग सर्वे नियर वाटर बॉडीज और इन वाटर बॉडीज। तो जब भी आपको वाटर बॉडीज कीवर्ड दिख जाए, देखिए यहाँ पे आप एक चीज गौर करिएगा, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने उसको पहले से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपने कीवर्ड देखा नेचुरल एंड मैनमेड, डायरेक्टली आप लगा पाओगे टोपोग्राफिकल सर्वे। अगर आपने कीवर्ड देखा इंजीनियरिंग वर्क, जिसमें आप देख सकते हो हाईवे, रेलवे या ब्रिज, तो डायरेक्टली आप क्या लगा दोगे, इंजीनियरिंग सर्वे। अगर आपने कीवर्ड देखा बाउंड्री लाइंस तो सीधे आप लगाइए कैडेस्ट्रल सर्वे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन बना सकते हो, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाटर बॉडीज सीधे आपने हाइड्रोग्राफिकल। एस्ट्रोनॉमिकल यानी अर्थ के बाहर, स्पेस में। स्पेस में क्या होता है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लोकल टाइम, अजीमत, हेवनली बॉडीज। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको दिख रही है जो अर्थ में नहीं है, अर्थ के बाहर है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करना होगा। जियोलॉजिकल सर्वे आपने अगर जियोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जियोलॉजिकल सर्वे हम कैसे करते हैं। तो जो भी आपके डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ होते हैं, पहले एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, इन लेयर जो है इनके सर्वे अगर हम कर रहे हैं, फर्स्ट कहाँ तक है, सेकंड कहाँ तक है ना। यहाँ मान लीजिए ब्लैक कॉटन सॉइल है, फिर आपकी एलोवियल सॉइल है, फिर आपका कोई रॉक है, तो कहाँ से कहाँ तक क्या है, कितने दूर तक आपकी ब्लैक कॉटन है, कितने दूर तक आपकी एलोवियल सॉइल है, ये सब जब आप पता करते हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, ऐसा कुछ भी इसमें कठिन नहीं होगा, कुछ भी आपको अभी तक ऐसा नहीं लगा होगा जो मैंने कठिन बताया है। क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हम जो हमारा सर्वे है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन में हमने देख लिया था कि हमारे जो बेसिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी हमने काम के हिसाब से, लाइक अकॉर्डिंग टू अवर वर्क इफ वी आर क्लासिफाइंग द सर्वे, right, so there are various categories in which we can classify the survey. First of all we have topographical survey, then we have engineering survey, then we have cadastral survey, hydrological survey, astronomical survey and geological survey. So these are the various classification of survey on the basis of purpose, right. तो ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको बता भी दिया किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपका जो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पहला हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड और नॉट कंसीडर्ड। सेकंड हमने देखा कर्वेचर ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। थर्ड आपका क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो पहला अगर मैं बात करूं चेन सर्वे की, इफ यू टॉक अबाउट द चेन सर्वे, ओनली लेंथ इज मेजर्ड विद चेन और टेप। जब हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ मेजर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये ए है आपका घर, बी है आपके दोस्त का घर,
तो इफ वी आर ओनली मेजरिंग द लेंथ देन इट इज नोन एज चेन सर्वे। और लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं? लेंथ इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। लेंथ इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। तो जब आप दो डिस्टेंस के बीच की सिर्फ लेंथ को पता कर रहे हो देन वी कॉल इट एज चेन सर्वे। ठीक है, अगर आप दो डिस्टेंस के बीच की लेंथ को मेजर कर रहे हो देन वी कॉल इट एज चेन सर्वे। ओके, अब चेन सर्वे नाम में तो चेन है ना, पर टेप सर्वे भी इसी के अंदर आ जाता है। नाप में तो आपके चेन है पर उसके जो अंदर टेप सर्वे है वो भी आ जाएगा। अगर आप ए से बी पॉइंट को चेन से भी मेजर कर सकते हो, टेप से भी मेजर कर सकते हो। इफ यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ चेन then it is known as chain survey, and if you are measuring the distance with the help of tape also then it is also known as tape survey। चाहे आप चेन से करो चाहे आप टेप से करो, बोलना आपको चेन सर्वे ही है। ठीक, अब लेकिन एक बात ये आपको याद रखना है कि चेन इज लेस एक्यूरेट। वाई चेन इज लेस एक्यूरेट? क्योंकि चेन का जो लीस्ट काउंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, टेप का जो लीस्ट काउंट होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, जो चेन का लीस्ट काउंट है वो काफी क्या है, चेन का जो लीस्ट काउंट है वो ज्यादा है, और जो आपका टेप है उसका जो लीस्ट काउंट है वो काफी कम है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट जो है आपका चेन का थोड़ा सा ज्यादा है और टेप का थोड़ा सा कम है, काफी कम है, इसलिए जो आपका टेप होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, जो आपका टेप होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो समझ गए होंगे आप, चेन सर्वे यानी कि लेंथ को बस मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। चेन आपकी कम चेन जो है आपकी वो लेस एक्यूरेट होती है, टेप जो होता है आपका मोर एक्यूरेट होता है। डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें अभी हम, है ना। ये जो मैं अभी आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ एक प्रकार से ये सारी आपकी यूनिट्स ही हैं, आप देख पाओगे जितने भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं सारी एक तरीके से आपकी यूनिट्स ही हैं। पहली यूनिट चेन सर्वे जिसको हम लीनियर मेजरमेंट बोलेंगे, सेकंड यूनिट कंपास सर्वे, लेवलिंग, ये सारी आपकी यूनिट्स ही हैं, है ना। तो ये सारी आपकी यूनिट्स ही हैं। तो पहले हमने चेन सर्वे की बात की, सेकंड हमारा आ जाता है कंपास सर्वे। तो इफ वी टॉक अबाउट द कंपास सर्वे तो एंगल इज मेजर्ड विद हेल्प ऑफ कंपास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय चेन और टेप। तो अगर हम एंगल को मेजर कर रहे हैं किसकी मदद से? कंपास की मदद से। कंपास आपके होते हैं, अभी मैं बताऊंगा कंपास के बारे में भी, दो तरीके के कंपास होते हैं आपके, प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। तो अगर कंपास की मदद से हम किसको मेजर कर रहे हैं? एंगल को, और जो डिस्टेंसेस हैं उसको मेजर कर पा रहे हैं अगर हम चेन और टेप से, तो उसको हम बोलते हैं कंपास सर्वे, है ना। अगर मान लीजिए कोई आपने एरिया है ना, तो इस लाइन से इस लाइन का आपको एंगल पता होना चाहिए, इस लाइन से इस लाइन के बीच का आपको एंगल पता होना चाहिए, इस लाइन से इस लाइन के बीच का आपको एंगल पता होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक का आपको डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस और एंगल अगर आप दोनों मेजर करोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपास सर्वे। सिर्फ डिस्टेंस मेजर करते हो तो उसे हम बोलते हैं लीनियर सर्वे यानी कि चेन सर्वे। ठीक है, तो आप एंगल किससे मेजर करोगे? अगर आपको एंगल मेजर करना है तो वो आप मेजर करते हो कंपास से। ठीक है, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आप कंपास से नहीं मेजर कर सकते, तो डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। ओके, देन वी हैव लेवलिंग। तो लेवलिंग क्या होता है आपका? मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव एल्टीट्यूड और वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस लेवलिंग यानी कि हाइट को पता लगाने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? लेवलिंग। ठीक है, आपने देखा होगा कि अर्थ का लेवल इतना है यहाँ से, या अर्थ नहीं, मान लीजिए माउंटेन का, इस माउंटेन का लेवल इतना है या एल्टीट्यूड इतना है। तो अभी मैं बताऊंगा कब आप बोलोगे, जो हम लेवलिंग पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि एल्टीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो अभी आप इतना समझिए, जब आप हम हाइट को मेजर करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं? लेवलिंग बोल देते हैं। ओके, देन वी हैव थियोडोलाइट सर्वे और टैकोमेट्री। थियोडोलाइट सर्वे जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों निकाल रहे हैं। अभी हम जब कंपास है ना, एक पॉइंट आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ओनली हॉरिजॉन्टल एंगल्स आर मेजर्ड। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? ओनली हॉरिजॉन्टल एंगल्स आर मेजर्ड, ओनली हॉरिजॉन्टल एंगल्स आर मेजर्ड। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल्स को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, पर लेवलिंग में क्या होता है? सॉरी, आपका जो थियोडोलाइट सर्वे होता है उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों मेजर करते हैं, डिस्टेंस हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेप। और सबसे बेस्ट होता है आपका टैकोमेट्री। इसमें आप हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, यानी आपका क्या है? ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ये क्या है? आपका ब्रह्मास्त्र। इससे अगर आपके पास टैकोमीटर है तो सारे डिस्टेंसेस, सारे एंगल, सब कुछ आप एक ही इंस्ट्रूमेंट की मदद से कैलकुलेट कर पाते हो। अगर आपके पास सिर्फ कंपास है तो कंपास के लिए आपको टेप और चेन की मदद चाहिए। थियोडोलाइट भी है तो सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स मेजर कर पाओगे थियोडोलाइट से, ना कि डिस्टेंस को। डिस्टेंस के लिए आपको चाहिए टेप को। पर अगर आपके पास टैकोमीटर है तो टैकोमीटर से आप, सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट है अभी जो है हमारे पास, ये सबसे ज्यादा एडवांस फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस दोनों को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है,
चलिए, तो ये हमारी बात हो गई किसके बारे में, टैकोमीटर के बारे में। इसके बाद आपका आता है प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल में क्या होता है, रीडिंग, शिफ्टिंग और मैपिंग, ये तीनों चीजें साथ में होती हैं। आपके पास एक प्लेन टेबल होती है, उसको आप ग्राउंड पे लेकर जाते हैं, रीडिंग, शिफ्टिंग और मैपिंग सब आप क्या कर लेते हो, साथ में कर लेते हो। तो ये आपकी हो गई क्या, प्लेन टेबल सर्वे। नेक्स्ट आपका आता है फोटोग्रामेट्री। तो जब आप सर्वे करो विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स, लाइक आपको सामने की जो पोजीशन है, लोकेशन है, इफ यू वांट टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड लोकेशन एंड इफ यू आर यूजिंग द कैमरा, ठीक है, कैमरे की मदद से, फोटोग्राफ्स की मदद से अगर आप सर्वे कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं फोटोग्रामेट्री। तो इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक बार क्या चीजें हमने देखी, एक बार क्विक रिकैप आपको करवा देता हूं ताकि सारी चीजें आपको फिर से रिवाइज हो जाएं और आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने बात किया सर्वे क्या होता है। सर्वे इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ मीन पॉइंट बीनीथ और अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी सर्वे क्या होता है, पोजीशन को पता लगाने की प्रोसेस होती है विथ रेफरेंस टू अ फिक्स्ड पॉइंट विथ रिलेटिव पोजीशन, है ना, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के रेफरेंस में जब हम पोजीशंस को पता लगाते हैं, देन इट इज नोन एज सर्वे। ओके, नेक्स्ट वी हैव देयर आर, जब हम कोई भी सर्वे करते हैं तो हमारे जो आउटपुट होता है उसको हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली और न्यूमेरिकली। ओके, तो ग्राफिकली हम दो तरीके से और कर सकते हैं, प्लान और मैप। क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। मैप आपका बड़ा होगा पर स्केल छोटी होगी, मैप बड़ा होगा स्केल छोटी होगी, प्लान छोटा होगा स्केल बड़ी होगी। ओके, प्लान आपका छोटे एरिया के लिए करोगे, स्केल बड़ी होगी। कैसे याद रखेंगे, सिंपल, 1:50 अगर आप करोगे तो 1 को डिवाइड करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर में, काफी छोटी वैल्यू आएगी, है ना, काफी छोटी वैल्यू आएगी। तो लेकिन अगर आप 1:5 लाख करोगे तो और छोटी वैल्यू आएगी। तो बड़ा कौन हो गया आपका, वो वाली स्केल, ये स्केल छोटी है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लेस। तो जो रेशियो में ज्यादा है वो छोटी, जो रेशियो में बड़ी है वो बड़ी। 1:50 आपका बड़ा होगा ना 1:5 लाख से, तो 1:50 आपका छोटा हो गया, बड़ा हो गया, 1:5 लाख आपका छोटा हो गया। तो स्केल कौन सी छोटी हो गई आपकी, 1:5 लाख वाली। जब भी मेजरमेंट करते हैं तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, कभी भी आप कर्व, हाइट वगैरह मैप में नहीं दिखा सकते, ओनली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज रिप्रेजेंटेड। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे, दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव। भाई हमें पोजीशन पता लगानी है पॉइंट्स की, मार्कआउट करना है किसी लोकेशन को, किसी ऐसे एरिया को मार्कआउट करना है, या हमको एरिया और वॉल्यूम, इसका हमको एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो भी हम सर्वे कर सकते हैं। बताऊंगा मैं आगे आपको कैसे, ठीक है। शेप ऑफ द अर्थ नहीं पता हमें, क्या बोल दिया, जियोइड। व्हेन वी डोंट नो द शेप ऑफ द अर्थ वी कॉल इट एज जियोइड। मैंने आपको बॉटल के एग्जांपल समझाया था, शेप मुझे नहीं पता, मैंने क्या बोल दिया, जियोइड बोल दिया, ठीक है। सेकेंडली आपका पोलर एक्सिस 43.5 किलोमीटर बड़ी होती है किससे, इक्वेटोरियल एक्सिस से। दैट मींस अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल एक्सिस आपकी लंबी होती है किससे, पोलर एक्सिस से। ओके, देन वी हैव साउदर्न हेमिस्फीयर आपका बड़ा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, और शेप ऑफ द अर्थ हम सर्कुलर कंसीडर कर लेते हैं। देन ग्रेट सर्कल के बारे में बताया मैंने आपको, किसी भी सर्कल को अगर आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, जो सर्कल किसी भी स्फीयर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, जो सर्कल किसी भी स्फीयर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल। 3 ऐसे सर्कल खींच देंगे आपस में, बीच में एक वो ट्रायंगल बना लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल ट्रायंगल। उनकी प्रॉपर्टी याद रखना है, 0 से 360, 180, 180 टू 540। इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। 12 किलोमीटर अगर आप प्लेन लाइन में मेजर कर रहे हैं और अगर स्फेरिकल है वो एरिया और आप उसको सीधा कंसीडर कर लिया, एरिया स्फेरिकल था आपने सीधा कंसीडर कर लिया, तो जो डिफरेंस आता है हर 12 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, अगर मैं बात करूं आपके स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में, तो हर 195 किलोमीटर में 1 सेकंड का डिफरेंस आ जाता है। चलिए, फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा, काफी डिटेल में मैंने आपको बताया। कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर, नॉट कंसीडर्ड, स्मॉल डिस्टेंस, एरिया आपको समझ में आया होगा। प्लेन टेक्नोमेट्री क्यों लेते हैं ये समझ में आया होगा, क्योंकि कर्वेचर जब कंसीडर कर ही नहीं रहे तो स्फेरिकल टेक्नोमेट्री ले ही नहीं सकते। यहाँ पे कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हैं इसलिए स्फेरिकल टेक्नोमेट्री को ले पा रहे हैं। बेंचमार्क नहीं होता है मस्ट, बेंचमार्क इज मस्ट। तो दीस आर द थिंग्स which is important for you and you should remember all these things because it is directly asked in the examination. ओके, देन मैं समझाया था मैंने प्लम लाइन कैसे आपकी पैरेलल होती है और कैसे पैरेलल नहीं होती, वो सारी चीजें भी हमने देखी थी। क्लासिफिकेशन देखा, टोपोग्राफिकल सर्वे, नेचुरल और मैनमेड फीचर्स को जब हम कवर करते हैं तो उसे हम टोपोग्राफिकल सर्वे बोलते हैं। देन वी हैव इंजीनियरिंग सर्वे, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्वे में हम क्या करते हैं, हाईवे, रेलवे, ब्रिजेस वगैरह को कंसीडर करते हैं। देन वी हैव कैडेस्ट्रल सर्वे, जहां हम मार्किंग बाउंड्री लाइंस को मार्क करते हैं। हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, जब वाटर बॉडीज को लिए करते हैं हम। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अजीमत वगैरह देखते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, है ना, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, अजीमत क्या होता है, अभी आप सिर्फ क्लासिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, तो लेयर ऑफ अर्थ को, जो डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ है उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम जियोलॉजिकल सर्वे बोल देते हैं। चेन सर्वे, ओनली चेन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस बस कैलकुलेट करना है, सिर्फ एक लाइन है उसका, जैसे आपने स्केल से
एक लाइन खींची, उस स्केल का डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया, आपने लीनियर मेजरमेंट कर लिया, आपने चेन सर्वे कर लिया, राइट। अब बड़े एरिया करना है तो हम चेन, टेप और चेन यूज कर लेते हैं। कंपास सर्वे, कंपास की मदद से सर्वे कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय चेन और टेप। ठीक है, ये पॉइंट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप चेन और टेप, क्वेश्चन क्या जाता है कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से कि व्हाट इज कंपास सर्वे। एक ऑप्शन में आपका होगा कि एंगल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंपास, एक ऑप्शन में आपका ये होगा। सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज मेजर्ड विद टेप और चेन और टेप और एंगल इज मेजर्ड विद हेल्प ऑफ कंपास, दूसरा ऑप्शन ये होगा। आपने देखा है पहला वाला ऑप्शन देख के आप सही कर दोगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, आपका जो कंपास सर्वे होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब आप इन दोनों चीजों को कर रहे हो तभी आप बोल पाओगे कि आप कंपास सर्वे कर रहे हो। अगर सिर्फ आपने एंगल मेजर कर लिया तो दैट इज नॉट द कंपास सर्वे। जब आप डिस्टेंस को भी मेजर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ टेप, देन ओनली इट इज कॉल्ड एज कंपास सर्वे। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आप आए कंपास सर्वे से क्वेश्चन आ जाता है, काफी इजी लगता है हमें कि कंपास सर्वे में कंपास की मदद से अगर हम सर्वे करें तो कंपास सर्वे हो गया, पर ऐसा नहीं है। आपको क्या यूज करना है, टेप और चेन को भी यूज करना है लीनियर मेजरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, तभी आप उसको बोल पाओगे कंपास सर्वे, अदरवाइज हम उसे कंपास सर्वे नहीं बोलेंगे। ठीक है, फिर आपका लेवलिंग में आप हाइट को कैलकुलेट करते हो, थियोडोलाइट में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल दोनों मेजर हो जाते हैं, टेकोमेट्री में सब मेजर हो जाता है। 4 तरीके के एंगल होंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होंगे, 2 तरीके के एंगल होंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और 2 तरीके के डिस्टेंसेस होंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। आप भी देखोगे अगर आप इस तरीके से मेजर कर रहे हो, इस तरीके से अगर आप मेजर कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से मेजर कर रहे हो तो वर्टिकल, ऐसे आपके एंगल होते हैं। ठीक है, वो भी समझाऊंगा मैं जब आगे हम बढ़ेंगे। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल भी होते हैं, चारों चीजें अगर मेजर कर पा रहे हो तो वो आपका हो जाता है टेकोमेट्री। प्लेन टेबल में आपके पास एक टेबल होगी, उस टेबल को आप ले जाके बीच में रख दोगे, पूरा आपका एरिया होगा, उस एरिया को आप क्या करोगे, देखोगे कहाँ पे क्या कौन सी चीज कैसी है, उसको जब आप उसका सर्वे करोगे विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल, उसे हम बोलते हैं प्लेन टेबल सर्वे। अभी बताऊंगा मैं आपको डीप में। और फोटोग्रामेट्री में क्या करते हैं, फोटोग्राफ की मदद से हम सर्वे करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोग्रामेट्री। तो ये आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड रिमेंबर इन दीज टॉपिक्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद के जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम शुरू करेंगे हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करें, क्योंकि ये यहाँ से भी क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया, जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी सारी मैंने मार्कआउट कर दी। नेक्स्ट लेक्चर जब हम शुरुआत करेंगे एक बार फिर से मैं आपको इसको रिवाइज कराऊंगा, ताकि आपको अलग से ज्यादा ना पढ़ना पड़े, लेक्चर के दौरान ही आप सारी चीजें को रिवाइज कर पाओ, रिमेंबर कर पाओ। अगर आप चाहें तो थोड़े से क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के उठा के देख सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूं कि हमारा जो लेक्चर है वो 100% कवर नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी आप 50% से ज्यादा क्वेश्चन बना पाओगे। और जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होगा, यानी कि फर्स्ट यूनिट जब हमारी खत्म होगी, तो आप 100% क्वेश्चन को बना पाओगे। तो आज लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, और उम्मीद करता हूं कि आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और बढ़ के भी मजा आया होगा कि किस तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने कवर की। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।